नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात हो रही है और उसी एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो फॉर्ज्ड कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट था, ये जो कैपिटल शिफ्टिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, खासकर जो फॉर्ज्ड टोकन करेंसी वाला एक्सपेरिमेंट था कि भाई उसने टोकन करेंसी रिलीज हुई बट काउंटरफिट होने लगी, घर घरों में वो सिक्के बनने लगे और ओवरऑल काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस नुकसानों के चलते फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही मोहम्मद बिन तुगलक को, उसकी ट्रेजरी खाली हो गई और कहीं ना कहीं लोग भी उसके ऊपर हंसे, पागल राजा उसको बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये कैसा राजा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन ओवरऑल उसके राज पे, उसके फाइनेंसिस पे लंबा इंपैक्ट नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं वो रिकवर कर चुका था, क्योंकि 1333 में जब इब्न बतूता, जो कि एक मरक्कन ट्रेवलर था, वो इंडिया में आया तो उस समय पे कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं दिखा उसको मोहम्मद बिन तुगलक के राज पे। कुछ ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास पैसा नहीं था लोगों पे खत्म करने के लिए, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं थी। अब हम समझते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के सामने कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मोहम्मद बिन तुगलक के सामने, वो थी कि अपने फ्रंटियर्स को कैसे बचाया जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली सल्तनत के फ्रंटियर को जो सबसे ज़्यादा खतरा रहा है वो किससे रहा है, तो वो रहा है भाई मंगोलों से। एक तो भाई फ्रंटियर्स को बचाना, दूसरी बात रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई किस लैंड पे कितना आपको टैक्स वसूलना है, और तीसरा नॉबल्स के साथ झगड़ा। ये तीन चीजें हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो भी तुगलक डायनेस्टी के अंदर का इलाका था, इस इलाके को कंसोलिडेट करके अपने पास रखना और अंदर नहीं आने देना। तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके से खतरा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज के अंदर ये मंगोल घुस सकते हैं। दूसरा खतरा क्या था कि भाई लैंड रेवेन्यू कितना लेना है, और तीसरा खतरा कितना था कि भाई नोबल्स के साथ लड़ाई, जो भी उसकी नोबिलिटी थी। ये जो लैंड रेवेन्यू था कितना लेना है, मतलब 50% ही लैंड रेवेन्यू लेना था, बट लैंड के असेसमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। और ये सब की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मंगोल पावर की बात की जाए तो मंगोल पावर कहीं ना कहीं अभी कमजोर पड़ रही थी। डेफिनेटली मंगोल्स पहले जितने स्ट्रांग नहीं थे, जिस समय पे गेंगिस खान था, चंगेज खान था, उस समय तक, इस समय तक मंगोल्स उतने स्ट्रांग तो नहीं थे। बट ओवरऑल वो इतने स्ट्रांग जरूर थे कि वो पंजाब के इलाके में घुस के और दिल्ली के इलाके में घुस के मोहम्मद बिन तुगलक को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। हालांकि ये मंगोल आपस में भी बहुत लड़ रहे थे, इनकी आपसी क्लैम्स भी बहुत ज्यादा लड़ रही थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक के राज में मंगोलों ने अपने लीडर तरमाश्रिन, देखिए तरमाश्रिन के साथ सिंध वाले इलाके में ये मंगोल घुस गए और उनकी एक टुकड़ी मेरठ तक भी पहुंच गई। दिल्ली से बस 65 किलोमीटर दूर तक ये मंगोल पहुंच गए थे। सिंध आज की डेट में पाकिस्तान की एक प्रोविंस है, और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज था वो पाकिस्तान के भी एक बहुत बड़े इलाके में था। इनफैक्ट पेशावर तक उसका राज पहुंचा था। तो ये जो मंगोल मेरठ तक पहुंचे, इन मंगोलों को पीछे ढकेलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी में इतनी काबिलियत थी, मंगोलों को तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हराए ही। जो बैटल हुआ झेलम के पास, उसने कालानूर नाम की जगह पे भी कब्जा किया। कालानूर हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे पहले मंगोलों ने कब्जा कर लिया था, कालानूर वापस लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और पीछे ढकेला मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको, इन मंगोलों को। इनफैक्ट इंदस के पीछे तक ढकेल दिया, और पेशावर नाम का जो शहर था, जो कि बहुत लंबे समय से मंगोलों के अंदर में था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में आ गया। और यहाँ पे मंगोल्स के अगेंस्ट ऑफेंसिव वाला प्लान सब बन गया यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को यह बात पता थी। देखिए, जब वो देवगिर गया था, दौलताबाद गया था ना, उस समय पे उसके दिमाग में टेंशन दौड़ रही थी कि यार ये मंगोल कब्जा कर सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको पहले वाली वीडियो में कि वो दौलताबाद देवगिर पहुंच तो गया मोहम्मद बिन तुगलक, बट वहां पहुंचने के बाद उसको पता चला कि देवगिर में रह के मंगोल वाला जो खतरा था, और दिल्ली की सीट को बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक वापस दिल्ली आया और उसने यहाँ पे मंगोलों के खिलाफ एक प्रॉपर एक्सपेडिशन प्लान किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो ख्वाब थे काफी बड़े थे। ये जो गजनी नाम की जगह है ना अफगानिस्तान में, यहां तक जाने का प्लान था। कुछ लोग तो कहते हैं खुरासन और इराक के ऊपर भी मंगोल ये तुगलक कब्जा करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक। अभी खुरासन पर्शिया, आज का ईरान, और ईरान के भी आगे चले जाओ तो इराक पहुंच गए। कहां, आमू दरिया, सिर दरिया जहां बहती हैं, टिग्रिस, यूफ्रेटस। तो आप समझिए इतना लंबा सोच गया है मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि देखिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में तो घुस के हम लोग देख नहीं सकते। अलग अलग हिस्टोरियंस ने बोल रखा है। कुछ हिस्टोरियंस ने बोला है कि नहीं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक बस अपने फ्रंटियर्स को सिक्योर कर रहा था, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। कुछ लोग बोल रहे थे कि चूंकि यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को पीछे ढकेल दिया था पेशावर तक, तो अब उसका प्लान बन गया था कि अफगानिस्तान पे भी कब्जा कर लेते हैं। एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी तो देखिए रहती है। कोई भी एक रूलर है, अगर वो गद्दी पर बैठा, आप 5 सेकंड के लिए अपने आप को रूलर एज्यूम करो और सोचो कि आप तुगलक की बजाय गद्दी पर बैठे हो, तो आप तो डेफिनेटली ये चाहोगे ना कि भाई आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलाका आता हो। तो यही तुगलक चाहता होगा।
तो उसके लिए हो सकता है कि उसका प्लान बन गया हो कि अफगानिस्तान में पहले कब्जा करेंगे, फिर खुरासन पे, फिर इराक पे। लेकिन अब दिमाग में कब्जा और सपनों में कब्जा करने में और रियल में कब्जा करने में फर्क है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हिंदू कुश और कांदाहार के पास की जो साइंटिफिक फ्रंटियर है, साइंटिफिक फ्रंटियर का क्या मतलब है, तो ये रहा इंडिया, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके के पास से जो नैरो पैसेज का रास्ता आता है ना, उस रास्ते के ऊपर जिसका भी कंट्रोल होगा, ओवरऑल पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उसकी धाक होगी। तो अगर इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना है तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में जो साइंटिफिक फ्रंटियर है हिंदू कुश और कांदाहार वाला, इसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। आपको पता है कि लॉर्ड ऑकलैंड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने बार बार अफगानिस्तान के ऊपर क्यों अटैक किया था, बार बार क्यों अफगानिस्तान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जाके बैठ जा रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इस रास्ते से कहीं रशिया ना अटैक कर दे। इसीलिए वो इसी पर्टिकुलर साइंटिफिक फ्रंटियर लाइन के पीछे भाग रहे थे और अफगानिस्तान में अपना राज बिठाना चाहते थे, बट अफगानियों ने मार मार के भगाया इन अंग्रेजों को। फिर एक और रीजन बताया जाता है, इसी सेंट्रल एशियन रीजन की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते उनके बहुत सारे राज्य रजवाड़े और प्रिंसेस भाग के मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में आ गए थे, और वो लगातार मोहम्मद बिन तुगलक को उकसाते रहते थे कि चलिए हुजूर, चलिए वहां पे अटैक करिए, इन मंगोलों को इनके इलाकों से भगाइए। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ द्रोही आ ही जाते थे। राजपूत के अंदर भी कुछ ऐसे द्रोही थे जो अंग्रेजों की तरफ मिल जाते थे, मुगलों की तरफ मिल जाते थे। उसी प्रकार से मंगोलों के बीच में कुछ द्रोही थे जो जाके किसी और के पास बोलेंगे कि ये मंगोल रूलर बहुत बेकार है, इसको एलिमिनेट कर दो। तो इस प्रकार के देशद्रोही हर जगह होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसेस मंगोल वाले जो थे, वो भाग के तुगलक के पास आ गए थे और तुगलक को लगातार उकसा रहे थे कि चलो उधर अटैक करो, उधर अटैक करो। तो कुल मिला के यहाँ पे आप कह सकते हो कि अटैक तो किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, बट खुरासन वाला जो सपना था वो मोहम्मद बिन तुगलक का सच होने वाला था नहीं। और जो सबसे बड़ा इवेंट इस समय पे हुआ ये हुआ कि भाई तिमूर नाम का एक राजा शासक यहाँ पे उठेगा, वो जितनी भी मंगोल ट्राइब्स हैं उनको इकट्ठा करेगा और फिर से मोहम्मद बिन तुगलक और दिल्ली सल्तनत के लिए एक खतरा बनेगा। तो ये जो खुरासन एक्सपेरिमेंट था, यानी पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में घुसे, फिर पर्शिया घुसे, फिर इराक घुसे, ये मोहम्मद बिन तुगलक का फेल हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मैक्सिमम बाउंड्री जा पाई वो पेशावर तक जा पाई पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के आपको डोमेन्स दिख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी पूरा इलाका है वो डायरेक्ट रूल में था, और ये जो थोड़ा भीना भीना ऐसा इलाका दिख रहा है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के इनडायरेक्ट रूल में था। आपसे एक सवाल है मेरा, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सको, बंगाल के ऊपर आपको तुगलक की डायनेस्टी का राज दिख रहा है, ये पूरी की पूरी जो नॉर्दर्न बेल्ट है इसके ऊपर आपको तुगलक डायनेस्टी का राज दिख रहा है। ओवरऑल यहाँ पे दौलताबाद और ये जो यादवा डायनेस्टी का गढ़ था, इसके ऊपर तुगलक डायनेस्टी का राज है। पूरा गुजरात तुगलक डायनेस्टी ने जीत लिया है, पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न राजस्थान पाकिस्तान का बहुत से इलाका तुगलक डायनेस्टी ने जीत लिया है। यार ये इलाका क्यों नहीं जीता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, उड़ीसा, प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसा क्या था इस इलाके में कि भाई इसको नहीं कहीं ना कहीं कब्जा पाया मोहम्मद बिन तुगलक, ये इलाका तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में क्यों नहीं आया? अगर आप लोग दिमाग लगा के बता सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए भाई वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने ये देखा कि ये जो तुगलक का आपका खुरासन एक्सपेरिमेंट था, ये खुरासन एक्सपेरिमेंट तो तुगलक का फेल हो चुका था। खुरासन एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आपको पता है कि इस रास्ते से जाएंगे, पूरा पाकिस्तान कब जाएंगे, फिर पूरा अफगानिस्तान कब जाएंगे, फिर पूरा ईरान पर्शिया कब जाएंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा इराक कब जाएंगे। तो कब्जा अब्जा छोड़ो, वो पाकिस्तान में पूरा नहीं घुस पाए। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि था कराचिल की तरफ। ओके, कराचिल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, QARACHIL। आगे दिखा देता हूँ, मेरी राइटिंग तो यार बहुत ही गंदी है, बहुत ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझाने चलते यहाँ पे जाता हूँ। खुरासन प्रोजेक्ट अलग है, कराचिल प्रोजेक्ट अलग है, और कराचिल प्रोजेक्ट की अपनी अलग ही स्टोरी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बोलना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसका एक सपना था कि तिब्बत के ऊपर कब्जा करे। ओके, कुछ हिस्टोरियंस तो ये तक बोलते हैं कि जो सिल्क रूट थी ना चाइना की, इससे बहुत सारा धंधा होता था, ट्रेड होता था, तो उसके ऊपर भी नजर थी तुगलक की। अब भगवान जाने नजर थी कि नहीं थी, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने अलग लिख रखा है, इब्न बतूता ने अलग लिख रखा है। एक्चुअली में तुगलक क्या सोच रहा था ये किसी को भी नहीं पता है, बट इतना पता है कि तुगलक की फोर्सेस तिब्बत की तरफ बढ़ी थी। ठीक है, एक एक्सपेडिशन लॉन्च हुआ था कुमाई हिमालयाज में। ओवरऑल शुरू में तो कश्मीर के ऊपर कंट्रोल करना था, और अगर आप देखोगे तो कश्मीर से और ऊपर की तरफ निकल जाओगे तो आप तिब्बत पहुंच जाओगे, ये तो आपको मालूम ही है। और तिब्बत से बहुत बड़ी क्वांटिटी में घोड़े आते थे। तो कुछ लोगों का तो ये भी बोलना था कि जो सिंकियांग चाइनीज साइड पे जो जगह है, यहाँ से जो घोड़े आते हैं
इस ट्रेड रूट के ऊपर तुगलक कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने उधर का एक्सपेडिशन लॉन्च किया। तो जो भी रीजन रहा हो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना तुगलक करना चाहता हो या नहीं करना चाहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो पूरा का पूरा एक्सपेडिशन था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, ये काम गड़बड़ा गया। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपेडिशन था, ये न्यूज में था। कब न्यूज में था? अप्रैल 2020 से न्यूज में। एक्चुअली में हुआ ये कि भाई लद्दाख के इलाके में ये इंडिया की फोर्सेस एक तरफ एलएसी की और चाइना की फोर्सेस एक तरफ एलएसी के, और ओवरऑल चाइना तिब्बत के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो जब ये स्टैंड ऑफ हो रहा था और लाख सोल्जर्स डिप्लॉयड थे इंडिया चाइना के एक दूसरे के सामने, तो उस समय पे कुछ लोग उसको मोहम्मद बिन तुगलक के कैंपेन के साथ एसोसिएट करने लगे। मतलब कुछ उसी के आसपास इलाके से मोहम्मद बिन तुगलक भी तिब्बत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये 1337 एडी के लगभग की बात है, 1337 एडी। कराचिल नाम का ये जो जगह थी, किंगडम थी, ये प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इंडिया और तिब्बत के बीच का रास्ता कराचिल से गुजरता था। शुरुआत में क्या हुआ कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया तो जितने भी हिली इलाके थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के कब्जे में आ गए। अगर आप यहाँ पे नक्शा भी देखोगे तो आपको नजर आएगा काफी सारे जो ये हिली इलाके हैं कुमायूं हिल्स में, ये सब आपके तुगलक के कंट्रोल के अंदर आ गए। बहुत से हिली इलाके कमजोर में आ गए हैं, मतलब तुगलक के कंट्रोल में आ गए। अब आगे बढ़ना है तिब्बत की तरफ तो इसके और ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये है माउंटेन टोपोलॉजी। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि एक सिपह सलार था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि उसकी आर्मी को लीड कर रहा था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था भाई, कुछ लोगों के हिसाब से जो सिपह सलार लीड कर रहा था उसका नाम खुसरो मलिक था, कुछ लोगों के हिसाब से मलिक यूसुफ बगरा था। प्लेन्स में तो मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी खूब जीती थी, लेकिन माउंटेन फाइटिंग स्किल्स इनके पास नहीं थी। और जैसे ही ये माउंटेन में पहुंचे वैसे ही प्रॉब्लमेटिक चीजें शुरू हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप आगे जाने की कोशिश करोगे, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, माउंटेन पासेस, इतनी ठंड, कैसे आगे जाओगे भाई? बर्फ की तरह जम गई, पिघलने लगे। मतलब आप समझिए कि जब ये फोर्सेस आगे बढ़ी ना, ओके, जब ये फोर्सेस आगे बढ़ी तो जिस तरफ ये लोग बढ़ रहे थे उस तरफ जो लोग खड़े थे वो तो ऊंचाई पे थे। ऊपर से मोहम्मद बिन तुगलक के सोल्जर्स को इतनी ठंड की आदत थी नहीं, ऊपर से पहाड़ी पैसेज नैरो होते हैं। इसके चलते जो 10,000 सैनिक गए थे ना मोहम्मद बिन तुगलक के अटैक करने के लिए, अब वो जिस रीजन से भी तिब्बत की तरफ जा रहे हो भाई, उनके बीच में पहली बात तो प्लेग फैल गया, ऊपर से एक स्टैम्पीड सा हो गया, क्योंकि वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं माउंटेन पैसेज से, और ऊपर जो ट्राइब्स हैं वो नीचे की तरफ पत्थर फेंक रही है। माउंटेन ट्राइब्स लड़ेंगी ना, माउंटेन ट्राइब्स को दिखेगा कि नीचे से तुगलक की आर्मी आ रही है तो वो तो अपने आप को डिफेंड करेंगे। वो ऊंचाई पे खड़े हैं तो वो नीचे की तरफ पत्थर फेंकने लगे। तुगलक की आर्मी ऊपर चढ़ रही है, हम उनके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, पैसेज नैरो है, बहुत सारे लोग यहाँ मरने लगे, ऊपर से प्लेग और फैला था। तो हालत इतनी खराब हो गई कि ऐसा बोला गया है कि 10,000 में से एक ऑथर ने बोला 3 ही सैनिक जिंदा वापस आए और एक ने बोला 10 सैनिक जिंदा वापस आए। जियाउद्दीन बरानी ने कहा था कि भैया जितने भी सैनिक गए थे उसमें से केवल 10 सैनिक लौट के आए, और इब्न बतूता ने बोला कि जितने भी सैनिक गए थे उसमें से 3 सैनिक लौट के आए। जो हिली स्टेट्स पे कब्जा करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख सैनिक भेजे। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सतीश चंद्रा में 10,000 लिखे हैं। तो हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा हिमालयन एक्सपेडिशन था, इसमें जो इंडियन स्टेट्स थे जैसे कि ये हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के आसपास का इलाका था, इस पूरे इलाके पर कब्जा करने के लिए हो सकता है 1 लाख की टुकड़ी भेजी हो, लेकिन तिब्बत की तरफ पहले एक टुकड़ी जो बढ़ी थी वो 10,000 सैनिक की थी, और उन 10,000 सैनिक में से केवल 10 सैनिक लौटे किसके हिसाब से? जियाउद्दीन बरानी के हिसाब से, और केवल 3 सैनिक जिंदा वापस लौटे इब्न बतूता के हिसाब से। तो मतलब ये टोटल फेल्योर था आपका इब्न ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का ये कैंपेन पूरा बर्बाद हो गया था। इतने लोगों की यहाँ पे जाने चली गई थी, मतलब इट वॉज अ डिजास्टर, बिग डिजास्टर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्रेरियन रिफॉर्म्स और नोबिलिटी के बारे में। भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या हुए और इनकी नोबिलिटी के साथ जो झड़प थी उसमें क्या क्या हुआ, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक को पूरी तरीके से समझना चाहते हो तो। पहली बात तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, और जो भी मोहम्मद बिन तुगलक के स्टेप्स थे ना, लॉन्ग टर्म में स्टेप्स बहुत इफेक्टिव साबित होंगे, लेकिन वो स्टेप्स थे ही लॉन्ग टर्म के। शॉर्ट टर्म में इस प्रकार के स्टेप्स से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता था, उससे इंतजार नहीं होता था, उससे ये नहीं होता था, वो चाहता था कि आज उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो और कल उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएं। बट आपको भी पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जल्दी ऐसा नहीं होता। यूपीएससी की तैयारी में भी अगर आप 1 साल 1.5 साल लगाओगे तब जाके आपकी इतनी नॉलेज होगी कि चलो भाई आप बाकियों के साथ कंपीट कर पाओगे। तो पहले बात तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी कि
खुद और मुकादम्स की ताकत गिरा दो और खुद और मुकादम्स उतना ही टैक्स देंगे जितना बाकी कल्टीवेटर्स देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला इतनी जरूरत नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद और मुकादम्स की ताकत को कम नहीं किया, ठीक है। बट मोहम्मद बिन तुगलक ने यह बोला कि भाई मेरा जितना शेयर है 50% वो मेरे पास पहुंचना चाहिए। खुद मुकादम्स नीचे के किसानों के साथ क्या कर रहे हैं इसके ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक ने उतना ध्यान नहीं दिया। तो जो हेडमैन था विलेज का, उसकी ताकत को यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने कम नहीं किया, लेकिन अपना टैक्स पूरा मांगा उसने। अब आप देखो, जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज मोहम्मद बिन तुगलक इंप्लीमेंट करेगा, उनकी फेल्योर की कुछ वजह है। सबसे पहली बात तो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, ये मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था। दूसरा, जो प्लानिंग थी इन पॉलिटीज को इंप्लीमेंट करने की, वो प्लानिंग गलत थी। तीसरा, जो ऑफिशियल्स हायर किए गए थे इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे और उनका करप्ट नेचर उतनी जल्दी चेक नहीं हो पाया, क्योंकि वो अपना करप्शन करते चले गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, शुरुआत से ही गैंगेटिक दुआब में एक बहुत जबरदस्त रिबेलियन हो रहा था। पीजेंट्स भाग रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। तो जब पीजेंट्स भागे, मोहम्मद बिन तुगलक उनको दौड़ा के मारने लगा। हुआ ये कि यहाँ पे ओवर असेसमेंट हो रहा था। देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर असेसमेंट बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा नहीं था कि तुगलक ने टैक्स बढ़ाया था। 50% टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के समय था, 50% टैक्स ही आपका तुगलक के समय था, लेकिन इसको बहुत आर्बिट्रेरली फिक्स किया जा रहा था। जो लैंड का असेसमेंट हो रहा था ना, वो ओवर असेसमेंट हो रहा था। एक लैंड से जितनी क्रॉप हो नहीं सकती, उससे ज्यादा क्रॉप वहां पे असेस की जा रही थी। यहाँ पे गलती किसकी थी? यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की गलती नहीं थी। यहाँ गलती उन ऑफिशियल्स की थी जो ग्राउंड लेवल पे जाके लैंड का असेसमेंट कर रहे थे, और वो लैंड का असेसमेंट कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। मतलब अगर किसी से कहीं से अगर 10 मान धान निकलेगी तो बोलेंगे नहीं भाई 15 मान निकल रही है, तो 7.5 मान बेच के जितना टैक्स आ रहा है उतना हमको दे दो। पीजेंट्स परेशान, पीजेंट्स को समझ भी नहीं आया क्या करें। फिर प्राइसेस भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रहा था। अभी प्राइसेस के मैनिपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और टैक्स देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसानों की जेब में पैसा हो तो। आ गया फैमिन। फैमिन के चलते आप देखोगे लगभग 6 साल तक फैमिन के चलते यहाँ फार्मर्स नाराज रहे। अब फैमिन आया है तो पहली बात तो कोई फसल हो नहीं रही है, उसके ऊपर से जो गेहूं चावल के दाम है वो आर्टिफिशियली फिक्स करके रखे गए हैं, ठीक है, और 50% सरकार ले जा रही है। तो पहले तो पैदावार नहीं हो रही है। अब मान लीजिए पैदावार 10 मान की हुई और जो एसेस किया गया था लैंड वो 20 मान का एसेस किया गया था। अभी 20 मान का असेसमेंट किया गया है तो टैक्स 10 मान का चाहिए, और पैदावारी फैमिन के चलते 10 मान की हो रही है, तो क्या पूरा जितना पैदा किया पूरा टैक्स दे दे किसान? किसान भाग खड़े हुए। किसानों ने बोला मुझे नहीं करनी खेती, बहुत परेशान हो गए किसान यहाँ पे। हालांकि धीरे धीरे करके मोहम्मद बिन तुगलक ने चीजों को थोड़ा शांत करने की भी कोशिश की। उसने कैटल के लिए लोन दिया, उसने सीड्स के लिए लोन दिया, उसने कुएं खुदवाने के लिए लोन दिया। लेकिन प्लेग और फैमिन इतना खतरनाक फैला था ना कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरने लगे। दिल्ली में बहुत लोग मरने लगे, इतने लोग मरे फैमिन के चलते कि हवा में बीमारी फैल रही थी, ठीक है ना। प्लेग फैला हुआ था, फैमिन फैला हुआ था, दवाइयां हवा में घूम, मतलब बीमारी हवा में घूम रही थी। सुल्तान को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ गया। सुल्तान आप देखेंगे, सोचिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान यहाँ पे तुगलक 2.5 महीने के लिए दिल्ली छोड़ के चला गया, स्वर्गाद्वारी नाम की जगह पे, दिल्ली से 100 मील दूर, और वहां पे गंगा के किनारे रह रहा था। क्यों? क्योंकि दिल्ली की हवा साफ नहीं है। फिर फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धि आई, उसको समझ में आया कि लोग बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। वो वापस आया और उसने किसानी को इंप्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट खोला जिसका नाम था दीवान ई अमीर ई कोही। इस डिपार्टमेंट को बनवाने के बाद देखिए यहाँ पे तुगलक क्या करेगा, जबरदस्त स्टेप्स। जितना भी इलाका था उसको अलग अलग डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा और हर ब्लॉक में एक ऑफिशियल को अपॉइंट करेगा। इस ऑफिशियल का काम क्या है कि उसके ब्लॉक में जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, फार्मिंग करने वाले लोग हैं, उनको लोन बांटे जाएंगे और उनको बोला जाएगा कि भाई सुपीरियर क्रॉप्स को पैदा करो। तो भाई बार्ले की बजाय गेहूं पैदा करो, वीट पैदा करो, उसके बाद शुगर केन पैदा करो, ग्रेप्स पैदा करो, डेट्स पैदा करो। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे पैदा करने की बात की किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओवरऑल आप देखोगे ये जो स्कीम थी कि एरिया वाइज आप डिवाइड करिए डेवलपमेंटल ब्लॉक्स में, उस डेवलपमेंटल ब्लॉक्स में लैंड का प्रॉपर असेसमेंट, और उस असेसमेंट के बेसिस पे आप लोन्स दोगे अलग अलग लोगों को, और ओवरऑल कल्टीवेटर्स की मदद की जाएगी एग्रीकल्चर में। अब ये जो स्कीम थी ना आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो बड़ी जबरदस्त स्कीम थी, लेकिन इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए एक तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए थे, दूसरा ऑनेस्ट लोग चाहिए थे। ये दोनों ही लोग नहीं थे। नीचे जो लोग इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे थे बहुत इनएक्सपीरियंस थे, बहुत डिसऑनेस्ट थे, काफी उन्होंने करप्शन किया
और उसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सा लोन बांटा, वो लोन भी वापस नहीं आया और एग्रीकल्चर में भी शॉर्ट टर्म में कोई इंप्रूवमेंट दिखा नहीं। समझिए आप बात को। तो भले ही स्कीम जबरदस्त थी, और स्कीम जबरदस्त थी इस बात का प्रूफ इस बात से मिलता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठेगा तो फिरोज यहाँ पे सारे लोन माफ कर देगा, ठीक है, और उसके बाद और लोन दिए जाएंगे, इसी स्कीम के हिसाब से एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी और बाद में अकबर के समय पे भी यही स्कीम इंप्लीमेंट होगी। ठीक है भाई, तो ये था सीन यहाँ पे। ओवरऑल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छे थे, बट सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। अगर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट होते तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलता। अच्छे थे, ये कैसे प्रूफ पता चला? फिरोज शाह तुगलक ने भी वही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, अकबर ने भी वही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, और दोनों में फायदा देखने को मिला है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो ये तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात कर ली और हमने ये बात की कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्यों फेल हुए। फिर आप देखोगे कि ये लोन्स कभी भी रिकवर नहीं होंगे क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो गया, फिरोज शाह तुगलक ने लोन माफ कर दिए। फिरोज शाह तुगलक ने लोन एक्चुअली में इसलिए माफ कर दिए थे, मैं फिरोज शाह तुगलक के समय पे आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा रेबेलियन होने लगा था। जो किसान थे ना वो अपनी जमीन छोड़ के भागने लगे थे। तो फिरोज शाह तुगलक के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने एडवाइस किया कि एक काम करो, लोन माफ कर दो, तो ये लोग आपको एक अच्छा राजा समझेंगे, आपकी बादशाहत को एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बात मानेंगे। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने लोन माफ किया था और लोन माफ करने के चलते फार्मर्स काफी खुश भी हुए थे। बहरहाल वो फिरोज शाह तुगलक जब मैं डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा। उसके बाद देखते हैं नोबिलिटी की प्रॉब्लम। मोहम्मद तुगलक को नोबिलिटी की प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी थी। देखिए, चहलगानी टर्क्स पहले राज करते थे। ऐबक डायनेस्टी के दौरान इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान को तो कितना परेशान किया इन चहलगानी ने, बलबन ने सबको उड़ा दिया था। फिर बाद में आया खलजीस। खलजी के समय पे क्या हुआ कि जो नोबिलिटी थी वो अलग अलग रेस की थी। मतलब जो टर्किश नोबल थे वो तो थे ही, और जो इंडिया के मुस्लिम्स थे, हालांकि इंडिया में बहुत सारे हिंदूज थे, वो हिंदू मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे ऊंचे घराने के थे तो वो नोबल क्लास में आते थे। अब हुआ ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि नोबिलिटी में दूसरी क्लास के लोगों को भी जगह देनी शुरू कर दी। तो खिलजी के राज में क्या हो रहा था कि जो टर्किश नोबिलिटी थी उनको तो मौका मिल ही रहा था, जो इंडिया के मुस्लिम्स जो हिंदूज मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे और बड़े ऊंचे घराने के थे, नोबल थे, उनको भी नोबिलिटी में मौका मिल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि भाई मैं औकात के हिसाब से और काबिलियत के हिसाब से पोस्ट दूंगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल नोबिलिटी क्लास के लोगों को ही नोबल नहीं बनाया, मिनिस्टर नहीं बनाया। कोई बार्बर है, कोई खाना बनाने वाला कुक है, कोई वीवर है, कोई वाइन मेकर है, अगर इन लोगों की क्लास के लोगों के अंदर भी काबिलियत है तो उसको मैं मौका दूंगा, ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला और हाई ऑफिसेज में इनको अपॉइंट किया। उसके साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारे हिंदूज को भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई। तो टर्किश नोबिलिटी तो थी ही, साथ साथ इंडियन नोबिलिटी भी थी, मुस्लिम में जो कन्वर्ट हो गई थी। उसके साथ साथ कुक्स, फिशरमैन, जो दूसरी क्लास, उस समय पे देखिए काम के हिसाब से क्लासेस डिवाइडेड थी। तो अगर कोई दूसरी क्लास में काम कर रहा है बट वो काबिलियत है तो उसको भी नोबिलिटी में जगह दी, इंपॉर्टेंट ऑफिसेस दिए, साथ साथ कुछ हिंदूज को भी जगह दी उनकी काबिलियत के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक हिंदूज को जगह दे रहा है या फिर ये बार्बर, कुक्स, वीवर्स, वाइन मेकर्स को जगह दे रहा है तो इनके अंदर काबिलियत कम है। काबिलियत कम नहीं, ये उतने ही काबिल है, बट प्रॉब्लम है कि नोबिलिटी की इनसे बनेगी नहीं। वो जो टर्किश नोबिलिटी थी वो ये बोल रही थी कि हम बड़े मुश्किल से तो ये इंडियन मुस्लिम्स को झेल रहे हैं और अब तुम इन बावर्चियों को हमारे साथ बैठा रहे हो, इन हिंदूज को हमारे साथ बैठा रहे हो। तो यहाँ पे नोबिलिटी ओवरऑल मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत नाराज है। और जियाउद्दीन बरनी ने लिखा भी अपनी हिस्ट्री में इस प्रकार से, उसने मोहम्मद बिन तुगलक को डिनाउंस किया है कि भाई फॉरेनर्स को नोबिलिटी में इंक्लूड किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में बहुत सारे डाइवर्जेंट सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन था, ऐसे सेक्शंस जो बाकी टर्किश नोबिलिटी को पसंद नहीं आ रहे थे, और उसके चलते ये जो नोबिलिटी थी ना वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक से भी चिढ़ने लगी थी। उसको मोहम्मद बिन तुगलक भी पसंद नहीं आ रहा था। अब खास बात यह है कि ये जो नोबिलिटी है ये आपकी ढाल होती है। नोबल्स वो लोग होते हैं जो आपको सही डिसीजंस देते हैं, आपको सही राय देते हैं। तो आपके नोबल सही होने चाहिए। अगर आपके नोबल सही नहीं है, जो लोग आपको राय दे रहे हैं वो सही नहीं है, तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर से मोहम्मद बिन तुगलक का राज बहुत बड़ा था। अभी राज इतना बड़ा है और अलग अलग राज में अलग अलग गवर्नर्स को अपॉइंट कर रखा है। किसी गवर्नर की किसी नोबल से बनती है तो वो सुल्तान के पीछे एक दूसरे के साथ चालें चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक भी अच्छा खासा गर्म दिमाग का आदमी था, बहुत हेस्टी टेम्परेमेंट था, कभी भी उसका दिमाग घूम जाता था। तो अगर उसको हल्का सा भी शक किए हुआ कि भाई ये मेरे पीछे चाल चल रहा है, तो उसकी गर्दन कलम करवा देगा, उसको बहुत गंदा पनिशमेंट देगा, हाथ कटवा देगा, पैर कटवा देगा। तो अगर मोहम्मद बिन तुगलक को इतना सा भी इल्म लगा कि कोई उसके खिलाफ अपोजिशन कर सकता है या डिसलॉयल्टी कर सकता है, तो उसको बहुत ही कड़ी सजा देता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके चलते मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट अपोजिशन बढ़ता गया। नो डाउट उसकी नोबिलिटी ही उससे नाराज हो रही थी। दो वजह थी, एक तो भाई फॉरेन एलिमेंट्स को वो जगह दे रहा था, जो नोबल क्लास के नहीं थे उनको जगह दे रहा था, हिंदूज को नोबिलिटी और इंपॉर्टेंट ऑफिसेस में जगह दे रहा था। उसके साथ साथ आप देखोगे कि हिस्ट्री टेम्परामेंट था। ओवरऑल अगर कोई भी उसके अगेंस्ट बात करता था तो उसको समझाने के बजाय सीधे हाथ कलम कर देना, पैर काट देना, सर कलम कर देना, इस प्रकार की चीजें करता था। तो गुस्सा नोबल्स के अंदर बढ़ता गया, और जब आपके मिनिस्टर्स जो आपको राय देते हैं उन्हीं का गुस्सा आपके प्रति बढ़ रहा है, तो आपका जब ज्यादा लंबे समय तक चल पाना मुश्किल होगा। तो नो डाउट दिल्ली सल्तनत की जो कमान थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे बहुत ऊपर थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे दिल्ली सल्तनत की बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी थी, बहुत ताकतवर थी दिल्ली सल्तनत। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की इन पॉलिसीज के चलते थोड़ा थोड़ा डिमाइस, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन शुरू होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट में बात करेंगे कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे क्या क्या किया। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वैसे तो फिरोज शाह तुगलक फिर भी ठीक ठाक सक्सेसफुल शासक था, बट फिर भी उस समय पे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हो रहा था। कैसे हो रहा था इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिरोज शाह तुगलक और बाकी जो भी सक्सेसर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उनको हम अगली वीडियो में समझेंगे, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में बात होंगी दिल्ली सल्तनत में। किन की चीज़ों के बारे में? तो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में, सरकार कैसी थी, लोगों की जिंदगी कैसी थी दिल्ली सल्तनत के राज में, इन सब चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाना। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज भेज सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।